दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक की। और हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी बैंक को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे और इनके बहुत से फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। और वो फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। और ये एनालिसिस आपको सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस करने में हेल्प नहीं करेगा, आप इसका यूज करके बाकी और भी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है या पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनका एनालिसिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा फंडामेंटली साउंड है और आप एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री बैक जाती है 1955 में, जब इसकी एक कंपनी को स्टार्ट किया गया जिसका नाम था आईसीआईसीआई लिमिटेड। और उसको स्टार्ट करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ था वर्ल्ड बैंक का। इसके बाद अगर मैं बात करूं 1994 की, तो 1994 में पहली बार आईसीआईसीआई लिमिटेड ने एज अ प्रमोटर आईसीआईसीआई बैंक को प्रमोट किया। इसके बाद उन्होंने आईपीओ लॉन्च करके अपनी जो उनका प्रमोटर का शेयर होल्डिंग था उसको कम किया, 46% पे ले आए। जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की जर्नी एज अ बैंक स्टार्ट होती है और इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया। इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज लेके आए। अगर हम आज की बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो ये बहुत सी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बैंक के ऑपरेशंस की बात करूं तो आपको पता होगा कि बैंक का ऑपरेशंस कैसे काम करता है। बहुत से लोग वहां पे जाके डिपॉजिट करते हैं और उस पैसे को बैंक आगे लेंड करता है। और जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हो तो ये जो जेनरिक बिजनेस मॉडल होता है इसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद अगर बहुत से लोग आके अपना अगर पैसा बैंक के पास देंगे और वो पैसा बैंक आगे लेंड करेगा, तो सबसे बड़ा रिस्क आप ही सोचिए कहां पे होगा। सबसे बड़ा रिस्क होगा कि जिसने पैसा रखा वो अपना पैसा लेने आएगा और जिसको पैसा उसने दिया उसने पैसा वापस नहीं किया। तो अगर आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे ध्यान से समझ लेते हैं तो आप एक बैंक का बहुत अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स की जो किसी भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को हम कंपेयर करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ, ताकि आपको पता चले कि इन्होंने लास्ट एक साल में कैसा ग्रोथ किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे इनके सेगमेंटल रेवेन्यूज के बारे में और इनके फाइनेंशियल पैरामीटर को हम कंपेयर करेंगे एचडीएफसी बैंक के साथ, ताकि आपको पता चले कि इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स जब हम उनको दूसरे बैंक के साथ कंपेयर करते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं। दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं बैंक के बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा इनके प्रॉफिट के बारे में। जरा आप खुद से ही सोचिए कि बैंक को प्रॉफिट कैसे होता है। अब आप जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक आपको 4 या 5% इंटरेस्ट देता है, लेकिन वही पैसा बैंक आके लैंड करता है मान लो 8% पे। तो जो बीच का डिफरेंस होता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट होता है। और इस रेशियो को हम फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये जितना ज्यादा होता है उतना बैंक के लिए अच्छा होता है, उतना उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। और जितना कम होता है उतना बैंक के लिए बुरा होता है, मतलब कि बैंक उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। तो ये रेशो आप बिजनेस मॉडल के साथ खुद ही रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन Q4 ऑफ 2020 में निकल के आता है वो है 3.87%। मतलब कि जो इनका मार्जिन निकल के आता है वो है 3.87%, जो कि एक ठीक ठाक अच्छा नंबर है। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के साथ, मतलब कि एचडीएफसी बैंक के साथ, तो वहां पे नंबर थोड़ा कम पड़ जाता है। क्योंकि अगर मैं एचडीएफसी बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4.30%। तो यहाँ पे इनका नंबर थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक। लेकिन अब आप यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि इस क्वार्टर में तो इनका ये एनआईएम जो निकल के आता है वो है 3.87%, लेकिन इनका लास्ट ईयर में कैसा था। क्योंकि अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर इनका ये नंबर इंप्रूव हुआ है तो शायद इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में कुछ इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन अगर वो कम हुआ है तो शायद वो अच्छी बात नहीं है। तो अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं इन Q4 ऑफ 2019, तो तब इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 3.72%। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 3.72% टू 3.87%। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंपॉर्टेंट क्यों होता है और ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा क्यों होता है। लेकिन कोई भी बैंक अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को ऊपर कैसे लेके जा सकता है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है कासा रेशो, जो हमें बताती है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है बैंक के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कासा रेशो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी बैंक ने अपनी नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इंप्रूव करना है तो उनको जो कॉस्ट ऑफ पैसा होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी होता है, उसको कम करना पड़ता है।
और जितना कासा रेशो ज्यादा होता है उनका उतना कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि एफडी में आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन अगर आप अपना पैसा आप करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम मिलता है। तो बैंक को कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, तो उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो मार्जिन है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं आईसीआईसी बैंक के कासा रेशो की बात करूं ऑफ Q4 2020, तो इनका कासा रेशो है 45.1%। तो इनका जो कासा रेशो को अगर मैं एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करूं तो एचडीएफसी बैंक का कासा रेशो है 42%। मतलब कि एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक का कासा रेशो थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन अगर हम इस कासा रेशो को सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करें, मतलब कि 45% को अगर हम Q4 ऑफ 2019 के साथ कंपेयर करें तो वहां पे ये नंबर कम हो जाता है, क्योंकि 2019 में जो इनका कासा रेशो था वो था 48.77%। मतलब कि इनका कासा रेशो कम हुआ है, लेकिन एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में इनका कासा रेशो थोड़ा सा अच्छा है। और 40% से ज्यादा कासा रेशो होना बैंकिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा नंबर भी माना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इनका एनआईएम अच्छा हो जाता है, अगर इनका कासा रेशो अच्छा हो जाता है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है किसी भी बैंक के लिए। तो दोस्तों अगर मैं कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं आईसीआईसीआई बैंक के केस में, तो इनका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है बाय 18% ऑन ईयर। मतलब कि इनका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि इनके कोर बिजनेस से निकल के आता है, जो बैंकिंग के कोर बिजनेस से निकल के आता है, वहां पे एक हेल्दी इंप्रूवमेंट हुई है 18% की, अगर हम उसको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो। दोस्तों इसके अलावा बहुत से लोग ये भी देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर शेयर, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी पर शेयर पे आपको कितने का अर्निंग देती है, और वो अर्निंग इंप्रूव हुई है या कम हुई है। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के केस में बात करूं तो जिनका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो इनका इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 6.3 टू 14.5। मतलब कि इस क्वार्टर में इन्होंने बताया है कि पर शेयर पे इनकी जो अर्निंग होती है वो 14.5 रुपीज की है। दोस्तों जब भी किसी बैंक के प्रॉफिट की बात करते हैं तो उनका प्रॉफिट अच्छा तभी हो सकता है कि जब उन्होंने पैसा कहीं पे लैंड किया है तो उनका पैसा टाइम पे वापस आ जाए और सामने वाली पार्टी वहां पे डिफॉल्ट नहीं करे। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, वो कौन सी रेशियोज होती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं किसी भी बैंक की लोन बुक को कितना हेल्दी है वो जज करने में, कि कितनी गारंटी है कि उनका पैसा जो उन्होंने आगे लैंड किया है वो टाइम पे वापस आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो गलती हुआ था बहुत ही इन्वेस्टर्स के साथ, वो यस बैंक के केस में हुआ था कि वो एनपीएस को सही तरीके से जज नहीं कर पाए थे, क्योंकि शायद बैंक ने भी सही तरीके से एनपीएस अपने नहीं दिखाए थे। तो इसके अलावा और क्या क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं जो आपको पता करने में हेल्प कर सकते हैं कि बैंक का जो लोन बुक है वो कितना हेल्दी है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है प्रोविजनिंग। तो आप जब भी किसी भी बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो हर बैंक के बारे में लिखा हुआ आता है कि उन्होंने अपनी प्रोविजनिंग को बढ़ा दी, इस बैंक ने अपनी प्रोविजनिंग को ट्रिपल कर दिया। अब आप ये जानना चाहते होंगे ये प्रोविजनिंग क्या होती है और आपको एज ए इन्वेस्टर कैसे इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आईसीआईसीआई बैंक का नंबर बताता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक ने इस क्वार्टर में 5,967 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है। अगर मैं उसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं तो ये नंबर ऑलमोस्ट ट्रिपल का है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि प्रोविजनिंग क्या है, ये 6,000 करोड़ रुपए कहाँ पे चले गए। तो दोस्तों प्रोविजनिंग होता है, आपको ये तो पता ही होता है कि जब बैंक अपना पैसा लैंड करता है तो उसके लिए वो एसेट की तरह काम करता है, और जब भी हम एसेट्स की बात करते हैं तो वो होता है बैलेंस शीट में। और जब भी बैंक को लगता है कि जो पैसा उसने लैंड किया है वो पैसा वापस नहीं आएगा, तो बैंक अपने एसेट्स को कम करके उसका लॉस बुक करता है। और जब बैंक जितने का भी अपना एसेट कम करके लॉस बुक करता है उसको हम प्रोविजनिंग बोलते हैं। और ज्यादा प्रोविजनिंग करने का मतलब कि बैंक को पहले से पता था कि उसका पैसा वापस नहीं आएगा और उसने अपनी बुक्स को क्लीन करने के लिए अपनी प्रोविजनिंग कर दी। तो ये दोनों तरीके से जज की जा सकती है। अगर ज्यादा प्रोविजनिंग हो रही है तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि बैंक अपनी बुक्स को बहुत सही टाइम पे क्लीन कर रहा है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि बैंक की जो लोन बुक है वहां से उनका पैसा बहुत ज्यादा सही टाइम पे वापस नहीं आ रहा। तो अगर हम यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट ट्रिपल अमाउंट का प्रोविजनिंग किया है इस क्वार्टर में। इन्होंने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है, लेकिन इस 6,000 करोड़ में से 2,700 करोड़ इन्होंने स्पेशली कोरोना वायरस की वजह से प्रोविजन किए हैं। और जितना ज्यादा कोई भी बैंक प्रोविजनिंग करता है, जितना ज्यादा लॉस बुक कर लेता है, उतना उनका जो एनपीए होता है, नेट एनपीए होता है, वो कम हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी बैंक जितना ज्यादा प्रोविजनिंग करता है उतनी अपनी बुक्स को ज्यादा जल्दी क्लीन करता है, और जितनी बुक्स को जितना जल्दी क्लीन करेगा तो उनका नेट एनपीए उतना ज्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों प्रोविजनिंग के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल पैरामीटर पे जो प्रोविजनिंग के साथ बहुत ज्यादा लिंक होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जितना प्रोविजनिंग बैंक ज्यादा करेगा उतना उसका नेट एनपीए कम हो जाएगा, और हम सब इन्वेस्टर्स एनपीए को देखते हैं कि नेट एनपीए कितना है।
तो यहाँ पे अगर मैं नेट एनपीए की बात करूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करूं, तो जो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इस क्वार्टर में निकल के आता है वो है 1.41%। सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इनका नेट एनपीए था उसका परसेंट था 2.06%। तो इसके कंपैरिजन में इन्होंने अपना नेट एनपीए कम किया है, लेकिन इन्होंने अपने प्रोविजंस को बढ़ाया भी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू निकल के आता है, और अगर हम इस सेगमेंट को लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो इनका रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर मैं मेन सेगमेंट्स की बात करूं आईसीआईसीआई बैंक के लिए, तो मेन सेगमेंट्स हैं, सबसे पहला रिटेल का, जैसे कि जो रिटेल में अपना लोन देते हैं। सेकंड होता है कॉर्पोरेट का, जो कि कंपनीज को देते हैं। और थर्ड इनका हेडर है लाइफ इंश्योरेंस का, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस से भी इनको एक अच्छा पैसा निकल के आता है। अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू आईसीआईसीआई बैंक का 10% से ग्रो किया है, अगर हम उसको मार्च 2019 के साथ कंपेयर करें तो। अगर मैं सेगमेंट वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इनका रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया है रिटेल बैंकिंग के केस में। रिटेल बैंकिंग के केस में इनका रेवेन्यू 15,969 करोड़ से बढ़ के 18,847 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब कि इनका यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो 18% से ज्यादा का हुआ है। और आपको पता है कि रिसेंट के टाइम्स में जब से लोग डेट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिए थे, तो बहुत से बैंक्स ने जो अपना बहुत ज्यादा फोकस था वो रिटेल साइड पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि रिटेल साइड पे उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता जितना कॉर्पोरेट साइड में होता है। तो वहीं पे अगर हम कॉर्पोरेट साइड की बात करें तो कॉर्पोरेट साइड में भी जो इनका रेवेन्यू था वो 10% से ज्यादा से ग्रो करता है। वहीं पे अगर हम इनका लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पे इनके जो रेवेन्यू में ग्रोथ निकल के आती है वो 5.5% के आसपास की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे लास्ट पैरामीटर की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग के केस में, जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू हमें बताता है कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में किसी भी बैंक का प्राइस कैसा है। और नॉर्मली जब हम बाकी कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पे हम पीई रेशो बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन बैंक्स के केस में पीई रेशो से ज्यादा रेलेवेंट होती है पीबी रेशो। तो अगर मैं पीबी रेशो की बात करूं आईसीआईसीआई बैंक के, तो इनकी पीबी रेशो है 1.8 के आसपास की। अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं एचडीएफसी बैंक के साथ, तो एचडीएफसी बैंक की जो पीबी रेशो है वो है 2.9 की। तो एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक की पीबी रेशो काफी कम है। अगर हम इसको कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कंपेयर करें तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो पीबी रेशो है वो 4 के आसपास की है। तो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक की पीबी रेशो काफी कम है। तो दोस्तों, जो हम आज की वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। हमारा पर्पस ये नहीं था कि हम आपको बताएं कि आप आईसीआईसीआई बैंक को बाय करें। हम आपको एक एजुकेशनल वीडियो बना के आईसीआईसीआई बैंक के पर्सपेक्टिव से आपको समझाना चाहते थे कि आप किसी भी बैंक को कैसे फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बताया कि कासा रेशो कैसे इंपॉर्टेंट होती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रोविजनिंग कैसे इंपॉर्टेंट होती है, पीबी रेशो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और एनपीए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में और बैंकिंग के केस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। आपको बता सकते हैं कि जिस बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी लोन बुक कैसी है, उनका रेवेन्यू कैसा है, उनका प्रॉफिट कैसा है, और आपको ये भी देखना चाहिए कि बैंक कौन से सेगमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। उनका फोकस रिटेल में ज्यादा है, उनका फोकस कॉर्पोरेट में ज्यादा है, या इसके अलावा उनका और किसी सर्विसेज में बहुत ज्यादा फोकस है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करके आप एक बहुत अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं, जो आपको लॉन्गर होराइजन में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर लेके आते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।